तो पाकिस्तान जो खुद आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, अब मध्य पूर्व के बढ़ते युद्ध के तनाव में अपनी सक्रियता दिखा रहा है। क्या यह वाकई शांति की कोशिश है या फिर दुनिया की नजरों में अपनी गिरती साख को बचाने का एक पाकिस्तानी पैंतरा? क्या पाकिस्तान अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा कर पा रहा है? युद्ध में पाकिस्तान की चौधराहट, मध्य पूर्व युद्ध में मध्यस्थ बनने की कोशिश पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने संकेत दिए हैं युद्ध के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता का दावा। सार्थक निर्णायक वार्ता को सुगम बनाने के लिए तैयार, पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार, शहबाज ये कह रहे हैं। शहबाज शरीफ के पोस्ट को ट्रंप ने रिपोस्ट भी किया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को एक पोस्ट किया कि पाकिस्तान मध्य पूर्व में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत के जरिए जारी कोशिशों का पूरा समर्थन करता है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित हो सके। उन्होंने क्या लिखा, अजय बताइए। अगर अमेरिका और ईरान राजी हो तो पाकिस्तान सार्थक और अंतिम बातचीत करने के लिए तैयार है, जिसके जरिए इस विवाद का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन आपको यह भी बताऊं, लेटेस्ट डेवलपमेंट है प्रेरणा के, ईरान ने पाकिस्तान की पहल को खारिज कर दिया है। बिल्कुल, पाकिस्तान पर वो ईरान भरोसा नहीं करता, यह भी खबरें निकल कर आई हैं, ईरान की तरफ से कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लेकिन शहबाज शरीफ का यह बयान ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अमेरिका भी पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत के लिए तैयार है। तो दरअसल पाकिस्तान तो इस दौरान इन दिनों हर कंट्री को से कोशिश कर रहा है कि कोई भी मीडिएशन करवा दे और बातचीत खत्म करवाए। इसके साथ ही पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तानी नेताओं ने ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों से फोन पर बात की है। राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच में बातचीत हुई है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पशकियान से भी फोन पर बात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बात की है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में क्या हासिल करना चाहता है। तो इसको जरा आप समझिए कि पाकिस्तान को मिलेगा क्या। पाकिस्तान भी ईरान में युद्ध से प्रभावित हो रहा है। तनाव में कमी आने से आर्थिक और राजनीतिक राहत जरूर मिलेगी। स्थिरता आने से, स्टेबिलिटी आने से व्यापार पर दबाव कम होगा। इसके अलावा खासकर ईंधन और तेल के बाजार में राहत मिलेगी। पाकिस्तान के खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे संबंध है। उसने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता भी कर रखा है। तो साफ है कि पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझते हुए मध्य पूर्व संकट में अपनी सक्रियता दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी वजह इस वक्त बताऊं आपको, पाकिस्तान के एक्टिव होने की इस पूरे मामले में पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर भारत के मुकाबले बहुत फीका पड़ चुका है। कोई पाकिस्तान पर अब ट्रस्ट नहीं करता। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला पूरी दुनिया के टेररिज्म का एपी सेंटर है। तो यह मौका पाकिस्तान को दिख रहा है कि अगर वो इसमें कुछ भी कर पाया और समझौता कराने की कोशिशें उसकी जरा सी भी कामयाब हुई तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की थोड़ी इज्जत वापस मिल सकती है। सबसे बड़ी वजह यह है, जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान इसलिए इस कदर अपनी तरफ से एक्टिव हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त कोई भी चाहिए जो मीडिएट करा दे, तो इसलिए वो ट्रूथ पर रिपोस्ट भी कर रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल जेके बंसल साहब रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं और संजीव श्रीवास्तव साहब विदेश मामलों के विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल साहब, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले संजीव जी से एक छोटा सा रिएक्शन। संजीव जी, पाकिस्तान का जो एक्टिविज्म है कि लग रहा है कि पाकिस्तानी मीडिएशन करवा रहा है, ट्रंप साहब भी उसको रिपोस्ट कर रहे हैं अपने ट्रूथ सोशल पर, ये चल क्या रहा है? जबकि ईरान की तरफ से तो संकेत आ रहे हैं, मैंने कहीं पढ़ा कि ईरान ने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान का मीडिएशन किसी भी तरह का। हो क्या रहा है? देखिए, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि इस युद्ध को शांत कराने के संदर्भ में अब जो सकारात्मक जो प्रयास हैं वो अवश्य किए जा रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भी ऐसे साइंस हैं कि जिसके से लगता है कि अमेरिका भी अब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करते हुए वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते पर आना चाहता है। और वहीं ईरान की जो इस्लामिक रजीम है, यद्यपि कि अभी सीधा सीधा तो ऐसे किसी एफर्ट से इनकार कर रही है, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक बैक चैनल के माध्यम से अवश्य ईरान की जो रजीम है वो किसी तरीके के कम्युनिकेशन में दिखाई देती है। लेकिन जहां तक आप पाकिस्तान का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसमें कोई बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, कोई सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है।
क्योंकि एक ऐसा राष्ट्र जिसकी की अपनी स्वयं की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा लो है, वो एक आतंकवाद का एपिसेंटर रहा है, अवसरवादी व्यवहार करने के लिए जाना जाता है, और वो कभी किस खेमे में कभी किसी खेमे में जाकर के बैठ जाता है। ऐसे राष्ट्र पर तो ईरान भी भरोसा नहीं करेगा, वहाँ की इस्लामिक रिजीम भी भरोसा नहीं करेगी। अभी आपने देखा कि कल ही उसकी एक जो शिप वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजर रही थी, उसको ईरान ने और इस्लामिक रिजीम ने इस वजह से रोक दिया क्योंकि उसके ऊपर यह आरोप था कि वो नियमों को ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर रही थी और उसको परमिशन नहीं दी गई थी, उसके बावजूद भी वो शिप मूव कर रही थी। तो ये जो पाकिस्तान का बिहेवियर है वो उसकी क्रेडिबिलिटी को पहले ही काफी कमजोर करके रखे हुआ है। तो ऐसे में ये पाकिस्तान की मैं कोई बड़ी भूमिका इसमें नहीं देखता, लेकिन हाँ, मैं अवश्य इस बात को कहता हूँ कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान की तरफ से कुछ सकारात्मक संकेत अवश्य मिल रहे हैं कि जिससे कि लगता है कि दोनों पक्ष डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, और उस प्रक्रिया में अब देखना है कि किस तरीके के क्रेडिबल एफर्ट्स लिए जाते हैं। पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के एफर्ट्स का भरोसा नहीं कर सकते, मैं आपके क्रेडिबल एफर्ट्स होने चाहिए। जी, आपके पास लौटूंगा। दोनों तरफ से तो अपने अपने शर्तें भी सामने रखी गई हैं, लेकिन मेजर जनरल साहब, ये शर्तें आगे बढ़ेंगी कैसे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक हाथ में कैरेट तो एक हाथ में स्टिक लेके चल रहे हैं। वो एक तरफ अपनी 15 पॉइंट्स बता रहे हैं समझौते के लिए, वो दुनिया को कह रहे हैं कि अब समझौता करवा दो, और दूसरी तरफ वो अपने कमांडोज को उतार रहे हैं, यहां पर बूट ऑन ग्राउंड की हलचल दिखा रहे हैं। तो ये कैसे फिर आगे बढ़ेगा शांति का प्रस्ताव? थैंक यू अजय। देखिए, जब कभी इस तरह के समझौते होते हैं तो उसमें एक प्रेशर टैक्टिक तो होती ही है, जो प्रेशर की स्थिति में होता है वो करता ही है। आप चाहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध देख लीजिए, जब कभी ऐसी बात होती है तो रशिया अपने आक्रमण बढ़ा देता है यूक्रेन के ऊपर। इसी प्रकार से अपना सब कुछ जो आपकी रिपोर्ट में जैसे दिखाया गया कि 800 वहाँ पे जो 8000 सैनिक उतार रहे हैं वो, और उन्होंने पहले कुछ मरीन भेज दिए हैं, और रिपोर्ट तो ये भी है अभी जो एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश भी मूव हो चुका है। तो कोई भी कंट्री अपने अपने गार्ड्स को कम नहीं कर रहा है, लड़ाई के मैदान में बिल्कुल डटे हुए हैं। ये तो बात बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो लड़ाई चल रही है और सब अपने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करेंगे। लेकिन बात घूम फिर के यहाँ पे ये आती है कि जिस तरह दोनों तरफ की शर्तें हैं, ईरान की अपनी हैं और अमेरिका की अपनी हैं। तो अमेरिका की 15 शर्तें जरूर हैं, लेकिन उसमें मेन शर्तें तो वो 3-4 ही हैं, जिसमें ये है कि भाई आप न्यूक्लियर संवर्धन ना करें, न्यूक्लियर हथियार ना बनाएं, मिसाइल्स हैं उनकी क्षमता कम रखें, ज़्यादा लॉन्ग रेंज की मिसाइल ना बनाएं, और जो इनकी हमास हूती हिज़्बुल्लाह जो इनके प्रॉक्सीज हैं उनको सपोर्ट ना करें। इस तरह की उनकी शर्त है। और ईरान की उल्टी शर्त यह है, कहते हैं जी आप हमारा पहले तो जो हमारे लड़ाई में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिए, हमारे से सैंक्शन हटा दीजिए। तो इस प्रकार को सबको देखते हैं मुझे नहीं लगता कोई समझौते में बात आएगी। और फिर दूसरी बात यह है कि ईरान के अंदर में अभी कट्टरवादिता, जितनी IRGC है उसकी भूमिका है, वो ज़्यादा सक्रिय हैं, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। तो मुझे नहीं लगता है, हालांकि अमेरिका ने ट्राई किया है और कुछ ऐसे मॉडरेट लीडर हैं जैसे मसूद पेजिशकियान, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। तो इस प्रकार से ये बातचीत जरूर एफर्ट्स हो रहे हैं, चल रहे हैं। हो सकता है अमेरिका की तरफ से भी एक टाइम बाइंग का जो है अपना एक प्रयास हो, लेकिन ये ऐसी स्थिति में जब तक कोई ईरान बिल्कुल मजबूर नहीं हो जाता तो वो युद्ध बंद नहीं करेगा। जब तक उनकी मिसाइलें हैं तो वो लड़ते रहेंगे, मिसाइल डालते रहेंगे। उनके पास जखीरा है काफ़ी कुछ। अभी तो ये कहा जाता है कि 10,000 तो उनके पास मिसाइल्स हैं और 1 लाख के करीब तो है। तो जब तक वो ख़त्म नहीं होते तो ये जो है आज की तारीख में ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा जखीरा उनके पास में होगा। तो ये सरप्राइजिंग की बात है। और तो ये इसी से बंसल साहब ये भी सवाल खड़ा होता है जो मैं आपसे जिसके पास लौटूंगा, जिसके लेकर के कुछ ही पलों में। वक्त एक बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में लगभग 200 आतंकी ढांचे नष्ट किए गए हैं। गोलानी ब्रिगेड बलों ने 200 आतंकी ढांचे कुल नष्ट किए हैं। तो इस वक्त देखिए ये वॉर ब्रेकिंग दक्षिणी लेबनान में ये जो अटैक है वो किया गया है। गोलानी ब्रिगेड बलों ने कुल 200 आतंकी ढांचे नष्ट किए हैं दक्षिणी लेबनान में। तो लगातार हम लोग का सिलसिला प्रेरणा जारी है और इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है। ईरान पर तो कर ही रहा है, लेकिन लेबनान पर काफी उसका फोकस है।
और अब दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। संजीव जी, तो ये जो वार पलटवार का सिलसिला जारी है अब, और बंसल साहब हमें कह रहे हैं कि जिस तरह की शर्तें दोनों तरफ से हैं और जैसा रवैया इस वक्त हम देख रहे हैं, लगातार मिसाइलें बरस रही है एक दूसरे पर, क्या आपको समझौते की गुंजाइश नजर आ रही है इस वक्त? कोई आपको तस्वीर उभरती दिख रही है? संकेत अवश्य है। मैं बिल्कुल होपलेस तो नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो वॉर है वो एंडलेस तो हो नहीं सकती। और जिस तरीके के बयान अभी आप डोनाल्ड ट्रंप के आपने देखा कि वो अब एक सीज फायर के संदर्भ में अनेक शर्तें उन्होंने रखी हैं, 15 पॉइंट प्लान भी रखा है, और वहीं ईरान की तरफ से भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। तो शर्तें जरूर दोनों ही पक्षों के लिए अनएक्सेप्टेबल हो सकती हैं, जटिल हो सकती हैं, लेकिन शर्तें रखी गई हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अभी तक तो शर्त भी नहीं रखी जा रही थी। अभी तक तो ये था कि बातचीत भी नहीं होगी और लगातार हम एक दूसरे को क्षति पहुंचाएंगे और एक दूसरे के ऊपर विजय हासिल करने के दावे प्रतिदावे किए जा रहे थे। लेकिन अब जब शर्तें रखी जा रही हैं तो इससे स्पष्ट संकेत है कि ये जो डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ दोनों ही साइड कहीं ना कहीं थकते नजर आ रहे हैं। अब 25 दिनों के बाद कहीं ना कहीं थकान उभर रही है, तो अब शर्तें भी सामने आ रही हैं। खास करके ईरान की तरफ से शर्तें आना पहली बार आधिकारिक तौर पर ये 25 दिनों में पहली बार दिखाई दे रहा है। लेकिन बंसल साहब, सवाल यह है कि इन केस अगर ये बातचीत फेल होती है या नहीं आगे बढ़ती है, एग्रेशन लगातार जारी है, तो क्या बूट ऑन ग्राउंड की पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं? जो तैयारी करते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, यहां पर कमांडोज उतार रहे हैं, मरीन कमांडो उतार रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जरूरत कर पाएंगे? वियतनाम याद है अमेरिका को, अफगानिस्तान याद है अमेरिका को, ईरान तो और ज्यादा मुश्किल जगह है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने की ये है कि अमेरिका बूट ऑन ग्राउंड पे नहीं रखेगा। कारण उसका ये है कि उनका जो वो फंस जाएंगे वो। लेकिन बूट ऑन ग्राउंड भी दो तरह का है। एक तो मेन ईरान लैंड के अंदर में जो बूट ऑन ग्राउंड होगा वो खर्ग आइलैंड में होगा। खर्ग आइलैंड जहाँ से 90% ऑयल का जो एक्सपोर्ट होता है ईरान का, उसके ऊपर कब्जा करने का इरादा है अमेरिका का। और वो किस तरह से है कि कुछ दिन पहले उन्होंने अटैक किया आरजी से, वहाँ के उनके फौजी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और ये बताया उस समय अमेरिका ने कि हमने उनकी जो ऑयल क्षमता है या तेल के ठिकानों को नहीं किया है। तो अमेरिका का बिल्कुल अच्छा इरादा ये है कि वो उस पर कब्जा करने के बाद में जो ईरान की सारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी और वो उनकी शर्तें कमजोर हो जाएंगी। दूसरा, अगर अमेरिका जीत जाता है तो उसका कब्जा रहेगा उसके ऊपर, वो उस फैसिलिटी को इस्तेमाल करेगा। तो जो बूट ऑन ग्राउंड है वो सिर्फ आइलैंड के ऊपर है। जो एक आइलैंड है 33 किलोमीटर दूर है वो ईरान से, तो मेन लैंड पर नहीं है। और उसमें इतना बात जरूर है कि अमेरिका ने ईरान की जो नेवल शक्ति है और जो वायु शक्ति जो ज़्यादा नहीं तो उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब जब नेवल और वायु शक्ति खत्म हो जाएगी तो आइलैंड में आने के लिए कहाँ से आएंगे उनके जवान? मेनलैंड से तो वो नहीं आ सकते। तो इसलिए उसमें अमेरिका का अपना कब्जा हो सकता है। इनके पास में स्पेशल फोर्सेज हैं जिसमें मैरीन है, नेवी सील है, डेल्टा फोर्सेज हैं, तो वो सब आकर के इस पे अपना कब्जा कर सकते हैं। तो वो बूट ऑन ग्राउंड का वहीं तक है। मेनलैंड में कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़ा है एरिया। उनके पास में IRGC के अलावा इनका जो ईरान के पास में अपनी रेगुलर फोर्स भी है। तो सब मिला करके वहाँ इतना हिमाकत नहीं करेगा अमेरिका, कभी नहीं सोचेगा बूट ऑन ग्राउंड। तो सर, इससे सवाल यह पैदा होता है, आपने जो कहा कि ये वॉर को, पूरे वॉर गेम को पलट सकता है अगर खर्ग को कब्जा कर लिया, अगर वहां ऑयल फैसिलिटी को कब्जा कर लिया अमेरिका ने। लेकिन अगर मेनलैंड ईरान के पास रह जाता है तो क्या वो चुप बैठेगा या फिर जहां शांति कभी आ पाएगी? ये तो एक ऐसा फिर नासूर बन जाएगा जो फिर हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम बनी रह जाएगी जो इस वक्त हम देख रहे हैं। देखिए, युद्ध के लिए चाहिए पैसा। अमेरिका करीब 900 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक खर्च करता है लड़ाई। अब जैसे अगर ईरान की जो मेन इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, जब जो खर्ग आइलैंड पर कब्जा होने के बाद तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता तो पैसा आएगा नहीं, तो लड़ाई कहाँ से लड़ेगा वो? लड़ाई जो है वो लड़ाई के लिए पैसा चाहिए। तो फिर तो ईरान के पास में अगर उसको दोबारा रिगेन नहीं कर पाता है और अमेरिका कब्जा बरकरार रहता है तो ईरान को बिल्कुल एकदम फिर सरेंडर करना ही पड़ेगा। क्योंकि IRG उनके पास मिसाइल जरूर हैं, लेकिन मिसाइल के साथ साथ और भी तो जो पैराफर्नेलिया चाहिए लड़ाई करने के लिए, फौज को और भी तो चाहिए। तो वो जब सब खत्म हो जाएगा तो फिर कोई चारा ही नहीं है। और देखिए ईरान क्या कर रहा है। ईरान की जो IRGC फोर्स है वो एक डेस्परेट में
डेस्परेशन में हैं कि भाई हमको तो अपना खत्म होना ही है चाहे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। उन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं सोची हुई कि हमें अपने देश को कैसे बचाना है। ईरान इतना अच्छा सुंदर सिटी है, वहाँ की जो एक हिस्टोरिकल Right, प्लेसेस हैं वो सारे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, लेकिन ईरान को उसकी परवाह नहीं है। उनको तो ये है कि हाँ हमें लड़ाई लड़ते रहना है, आखिरी बूंद तक लड़ना है। डरना उनके मन है। में ये नहीं है कि हम, और फिर एक इसके शहादत अलावा की जो जो वहां अभी पर जो है सऊदी अरबिया का भी प्रेशर जो अमेरिका के ऊपर में है कि ईरान की शक्ति को खत्म किया जाए। जिस प्रकार से ईरान ने अड़ोस पड़ोस के देशों पर हमला किया है, उससे वो देश बड़े खतरे में है, घबराहट में है कि ठीक है। हमको यहाँ से ईरान की शक्ति को खत्म करना बहुत जरूरी है। आप राइट, सऊदी संजीव जी, अरबिया ले लीजिए, लास्ट मिनट UAE वी हैव सर, संजीव जी से एक छोटा सा रिएक्शन। संजीव जी, वी हैव हार्डली 1 मिनट। आप ये बता दें हमें कि क्या लग रहा है आपको, ये ईरान अब रुक जाएगा यहां पर जाकर के, इसीलिए जो वजह बता रहे हैं बंसल साहब, वरना उसका सब कुछ गवा देने का खतरा पैदा हो सकता है? देखिए, ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो अपने 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 एक्शंस पर लगाम लगाए और निगोशिएशंस के रास्ते पर आए। क्योंकि यदि फायर पावर उसकी पूरी तरह से डिप्लीट हो जाएगी, यदि उसकी जो डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, तो ऐसे में उसके पास सरेंडर के सिवा कोई विकल्प नहीं रहेगा, जैसा कि जनरल साहब ने बताया। लेकिन आज की डेट में यदि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आता है तो जरूर उसे और उसकी जो रिजीम है उसको आने वाले समय में सर्वाइवल के स्पेसेस मिल सकते हैं। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रिजीम है वो अपने सारे ऑप्शंस जो सर्वाइवल के उसके बचे हुए हैं वो सब उसको वो खो दे और उसके बाद सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता ना बचे और रिजीम चेंज के अलावा कोई रास्ता ना बचे। तो आज की डेट में उन्हें भी चाहिए कि वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हुए डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन के रास्ते पर बढ़ें। यही ईरान की इस्लामिक रिजीम के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। लेकिन अब देखना है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके के संकेत मिलते हैं। लेकिन मैं अवश्य इस बात को, जैसा कि मैंने कहा, कि संकेत सकारात्मक है और बातचीत के टेबल पर दोनों Right, पक्ष आने वाले समय में आ सकते हैं। इस बात की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। तो देखना होगा, दुनिया इसको बहुत ही करीब से देख रही है, शिद्दत से देख रही है कि क्या युद्ध बंद होने का रास्ता यहां से निकल पाएगा, या जो विनाश की तस्वीरें लगातार पिछले 25 दिनों से आ रही हैं वो आगे भी जारी रहेगा और दुनिया की इकोनॉमी के लिए ये विनाशकारी साबित होकर रहेगा।